अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स बिरयानी, कौरमा, समोसे, पकोड़े तो आप लोगों ने बहुत खा लिए। अब बनाते हैं जी ईद दावत के लिए कुछ स्पेशल रेसिपीज़। तो आज मैं आपके साथ ईद दावत स्पेशल के लिए कुछ सिग्नेचर रेसिपीज़ शेयर करूँगी जो कि आपकी ईद दावत को लगा देंगी चार चाँद और घर वाले खाने के बाद आपसे बार-बार डिमांड करेंगे, मेहमान आपसे रेसिपी पूछ कर जाएँगे। इतनी बेहतरीन ये रेसिपीज़ बन के तैयार होती हैं और बहुत कम टाइम में, बहुत कम बजट में झटपट से आप इन्हें बना के तैयार कर लेंगे। तो चलिए जी वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। इन सारी रेसिपीज़ को मैंने बहुत आसान तरीके से, बहुत कम टाइम में बना के दिखाने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको तैयार करना सिखाऊँगी ये ज़्यादा बहुत ही वायरल है आसान और तरीके बहुत से ज़्यादा बन जाने लोग वाला 3 मिल्क केक डेज़र्ट जो कि आपकी ईद दावत को लगाएगा चार चाँद और उँगलियाँ चाटने पे सब मजबूर हो जाएँगे। तो शीर खुरमा और गजरेला वगैरह तो आप अक्सर खाते रहते हैं। तो आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से क्योंकि मैं एक होम बेकर भी हूँ, तो उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए सोचा कि आज आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूँ, जो कि आप आसानी के साथ घर पे बना सकें कुछ डिफरेंट तरीके से। कि ऐसा ही शानदार, रसीला, ठंडा ठार, मज़ेदार 3 मिल्क केक डेज़र्ट आप घर पे बना के एंजॉय कर सकें और मेहमानों से तारीफ़ें समेट सकें। तो चलिए जी रेसिपी देख लेते हैं। 3 मिल्क केक डेज़र्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक लूँगी 8 बाय 8 इंच का मोल्ड। अच्छा स्क्वायर मोल्ड में यूज़ कर रही हूँ, आप इसे किसी भी मोल्ड में बना सकते हैं। ना हो कोई मोल्ड घर में तो जो बर्फ़ जमाने वाले होते हैं बॉल, आप उसके अंदर भी बना सकते हैं। तो बॉल के अंदर थोड़ा सा ऑयल लगा के मैंने अच्छी तरह से उसे ग्रीस कर लिया है चारों तरफ से। उसके बाद मैंने बटर पेपर लगा दिया है उसकी बेस के अंदर, और बटर पेपर के ऊपर भी आपने ऑयल ज़रूर लगाना है। और अगर बटर पेपर ना हो तो कोई सा भी कागज़ इस्तेमाल कर लें, दोनों तरफ ऑयल लगाएंगे तो बटर पेपर का ही काम करेगा वो भी। अब यहाँ पे मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं। अब यहाँ पे पीसी हुई मैं चीनी ले रही हूँ 168 ग्राम्स। तो अब यहाँ पे मेरी बहुत सारी फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो कहेंगी जी कि हमें कप्स मेजरमेंट्स के साथ बताएं, हमारे पास ये ग्राम स्केल नहीं है। उनकी आसानी के लिए मैं क्लियर कर देती हूँ कि नॉर्मल चीनी है जो किचन में यूज़ करते हैं, उसे मैंने मिक्सी जार में पीस लिया था। उसके बाद आपने मेजरिंग कप से 1 कप लेवल करके लेना है और साथ 3 टेबल स्पून। लेकिन काइंडली काइंडली मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं ना परफेक्ट बेकिंग करना, तो ये किचन स्केल एक ज़रूर ख़रीद लें। ये 700-800 रुपये का दराज से मिल जाता है ईज़िली, कोई इतनी महंगी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 4 अदद अंडे लिए थे, उसके अंदर 168 ग्राम्स चीनी डाल दी है, 1 टीस्पून वनीला एसेंस डाला है और 1/4 टीस्पून नमक डाला है, 1 चुटकी के बराबर। तमाम चीज़ों को देखिए मैंने बीटर के साथ बीट करना स्टार्ट कर दिया है, और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने इसे हाई स्पीड पे बीट करते जाना है और इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, इसका कलर जो है बिल्कुल वाइट सा हो जाएगा। अब ये बीटर जो है ये हर एक के पास अलग अलग स्पीड का होता है। कुछ लोगों के पास लो स्पीड वाला होता है, कुछ के पास हाई स्पीड वाला होता है। तो अगर आपको मैं कहूँ 4 मिनट बीट करें, 3 मिनट बीट करें, 5 मिनट बीट करें, तो हर एक का रिज़ल्ट अलग अलग आएगा। इसलिए मैं आपको टाइमिंग नहीं बताऊंगी, मैं आपको बस ये कहूँगी कि ये वाली कंसिस्टेंसी आने तक आपने बीट करते जाना है अंडों को, जब तक कि वो इस कंडीशन में नहीं आ जाते। कंडीशन में आपको फाइनली इसकी चेक करवा देती हूँ। तो इस कंडीशन के आने तक आपने बीट करना है। अब यहाँ पे आपके 5 मिनट भी लग सकते हैं, 7 भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं, ये आपकी बीटर पे डिपेंड करता है। अच्छा यहाँ पे एक मैं बड़ी अहम टिप आपको बता दूँ कि आप देखिए मैंने बॉल को थोड़ा सा हाथ के साथ टेढ़ा किया हुआ है और बीटर को उसके अंदर रख के पूरा चला रही हूँ। इस तरह करने से अंडे आपके जल्दी बीट हो जाते हैं और बीटर देखिए पूरा अंदर घूम रहा है ना। अगर इसे मैं खड़ा करके चलाऊँगी ना तो सिर्फ इसके नीचे वाला हिस्सा जो है वो अंडों को टच करेगा और पूरे ब्लेड इसके जो है ना अंडों के अंदर नहीं घूमेंगे। तो थोड़ा सा जब आपका बॉल इस तरह का हो, बड़ा हो या इस तरह का हो, तो आपने इसे टेढ़ा करके तो बीटर के ब्लेड्स को पूरे का पूरा अंदर घुमाना है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि मैं अपने बेकिंग के स्टूडेंट्स को देती हूँ, लेकिन अब यहाँ पे वीडियो में मैंने आपको भी बता दिया है ताकि आपकी जो रेसिपी है ना वो परफेक्ट बन के तैयार हो। अच्छा जी, तो ये देखिए अंडों को मैंने बीट किया है और ये वाली कंसिस्टेंसी आने तक आपने बीट करना है। देखिए मैंने बीटर के साथ उठाया है बैटर को और ये डिज़ाइन बना रही हूँ, ऊपर लाइनें लाइनें सी गोल गोल। तो ये कुछ देर तक ना, कुछ सेकंड्स तक स्टे कर रही हैं सरफेस के ऊपर, फ़ौरन से गायब नहीं हो रही। तो बस जब आपकी ये वाली कंसिस्टेंसी आ जाए कि आप बीटर से उठा के जब इस तरह से गिराएं, लाइनों ऊपर लाइनें बनाएं, तो वो लाइनें कुछ देर तक सरफेस के ऊपर स्टे करें, कुछ सेकंड्स तक, फ़ौरन से गायब ना हों, तो समझे कि आपके अंडे जो है ना परफेक्ट बीट हो गए हैं। चाहे 5 मिनट में हुए हैं, चाहे 4 में हुए हैं, चाहे 6 में हुए हैं, वो कोई मसला नहीं है। बस ये वाली कंसिस्टेंसी आनी चाहिए, तो फिर आपका स्पंज बहुत बेहतरीन बन के तैयार होगा, कभी भी बैठेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा। अब यहाँ पे मैंने 160 ग्राम लिया है कुकिंग ऑयल, जो कि कप के हिसाब से देख लें थोड़ा सा कप से नीचे है, तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम, बिल्कुल यानी 2 टेबल स्पून कम होगा। और ये ऑयल है। अब इस ऑयल को आपने सारा एक ही दफ़ा में ऐड नहीं कर देना, थोड़ा थोड़ा करके आपने ऑयल को ऐड करते जाना है और लो स्पीड पे बीटर को चलाते जाना है और ऑयल को मिक्स करते जाना है।
ये वाला पॉइंट जो है इसे आप गौर से देख लें। अगर आप सारा ऑयल एक दफ़ा डाल देंगे ना तो ये सारे अंडों का जो हमने फ्लफ़ी सा बनाया है ना फोम, ये सारा बैठ जाएगा, तो फिर केक आपका फूलेगा नहीं, सॉफ्ट और स्पंची बिल्कुल भी नहीं बनेगा। इसलिए ऑयल को आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके 3 से 4 बैजेस में ऐड करना है और बीटर को भी बिल्कुल लो स्पीड पे चलाना है और ऑयल के साथ इसे मिक्स करते जाना है, ऑयल को अंडों के साथ। यहाँ पे देखिए मैंने तकरीबन 2 मिनट के अंदर थोड़ा थोड़ा चलाते हुए, थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते हुए ऑयल को मिक्स कर लिया है। तो बस अब बीटर का काम ख़त्म हो गया है, बीटर को हम साइड पे कर देंगे। अब आ जाता है मैदे का काम। तो अब एक छलनी लेंगे, उसे इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर मैंने डाल दिया है 168 ग्राम मैदा, जो कि मेजरिंग कप के साथ आपने 1 कप लेना है लेवल करके और साथ में 1/3 कप लेना है लेवल करके। दबा दबा के नहीं भरना, बस लूजली आपने लेवल करके तो कप्स के साथ मैदा लेना है। इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल देंगे 1.5 टीस्पून, यानी कि 1.5 चाय का चम्मच। तो ये देखिए ये मैंने 1 टीस्पून डाला है, साथ में आधा टीस्पून डाल दिया है, तो 1.5 चाय का चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर जाएगा। बेकिंग सोडा नहीं इस्तेमाल करना, बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करना है। कुछ लोग बेकिंग सोडे को भी बेकिंग पाउडर ही समझते हैं, तो ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अच्छी तरह से बेकिंग पाउडर को ना देखिए मैंने मैदे के साथ मिक्स कर लिया है और थोड़ा थोड़ा सा छानते हुए ना आपने इसे 4 से 5 बैजेस के अंदर ऐड करना है, एक ही दफ़ा सारा मैदा ऐड नहीं करना। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैदा मैंने छलनी से छान के ऐड किया है। स्पैचुला के साथ आपने इसकी मिक्सिंग करनी है, डायरेक्शन आपने एक ही रखनी है मिक्सिंग करते हुए, कभी राइट कभी लेफ़्ट नहीं घुमाना चम्मच को, बस क्लॉकवाइज अगर घुमा रहे हैं तो इसे एंड तक आपने इसी डायरेक्शन में घुमाते चले जाना है, बिल्कुल हल्के हाथों के साथ, और नीचे बेस तक लेके जाना है आपने स्पैचुला को, ताकि अक्सर बेस में मैदा बैठ जाता है और वो हल नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए आपने इस तरीके से चम्मच को घुमाते हुए बिल्कुल हल्के हाथों के साथ मैदे को मिक्स कर लेना है। ओवर मिक्सिंग भी नहीं करनी, बस जब आपको मैदा नज़र आना बंद हो गया है तो उसके बाद आपने नेक्स्ट ऐड कर देना है। ये नहीं कि आपने उसे फेंटे लगा लगा के सारा फॉर्म उसका तोड़ देना है अंडों का, वो बैठ जाएगा और फिर फूलेगा नहीं केक आपका, सॉफ्ट और स्पंजी नहीं बनेगा, रबड़ जैसा स्पंज बनेगा। इसलिए ये छोटी छोटी टिप्स हैं जिन्हें आपने ज़रूर से फॉलो करना है, तो यकीन करें कभी भी आपकी बेकिंग रेसिपी फेल नहीं होगी। तो यहाँ पे देखें थोड़ा थोड़ा मैदा डाल के ना तकरीबन मैंने इसे 4 से 5 मरतबा थोड़ा थोड़ा करके छानते हुए डालती जा रही हूँ और एक ही डायरेक्शन में देखें मिक्स करती जा रही हूँ। जैसे ही मुझे लग रहा है कि मैदा मिक्स हो गया है तो मैं फ़ौरन से नेक्स्ट ऐड करती जा रही हूँ। ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है आपने कि बहुत ज़्यादा मिक्स कर दें और वो सारा स्पंज जो है बैठ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज़ की हुई है, इसलिए आपको लग रहा है कि मैं बड़ी तेज़ी से काम कर रही हूँ, जबकि मैं बहुत हल्के हाथों के साथ बहुत स्लो स्पीड पे काम कर रही थी। तो यहाँ पे मैं आपको मिक्स करते हुए ये बता दूँ कि मैंने 1 अदद पतीला जो है उसे चूल्हे पे रख दिया था प्री हीट होने के लिए जब मैंने इस केक को बनाना स्टार्ट किया था। तो आपने भी ऐसे ही करना है, जैसे ही केक को बनाना स्टार्ट करना है तो 1 अदद पतीला आपने चूल्हे के ऊपर रख देना है मीडियम फ्लेम पे, ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे सारा मैदा मिक्स हो गया है, तो अब मैं आपको ना इस बैटर की फाइनल कंसिस्टेंसी चेक करवा दूँ कि देखिए ये कैसी होनी चाहिए मैदे की मिक्सिंग के बाद। तो ये देखिए बिल्कुल रिबन टाइप कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। ये देख सकते हैं आप, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। सारा मिक्सिंग के बाद की सारी लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी अगर होगी ना आपके बैटर की तो बहुत ज़बरदस्त आपका केक स्पंज बन के बेक होगा। तो चलिए जी अब इसको डाल देंगे इस केक मोल्ड के अंदर। अच्छी तरह से आपने साफ़ कर लेना है बोल को भी, स्पैचुला को भी, और कोई भी मटेरियल वेस्ट नहीं करना क्योंकि सारी मेजरमेंट्स हमारी ग्राम्स में है। तो इसलिए आपने सारे का सारा बैटर जो है इसे ऐड करना है। उसके बाद आपने इसे थोड़ा सा टैप करना है, 1 से 2 बार इस तरह से आपने किचन शेल्फ़ के ऊपर इसे टैप कर लेना है। इससे सारे एयर बबल जो है वो निकल जाएंगे और केक बहुत अच्छा राइज़ होगा। तो चलिए जी अब चलते हैं पतीले की तरफ। पतीला देखिए मेरा बहुत अच्छे से प्री हीट हो चुका है, तकरीबन 15-20 मिनट पहले मैंने इसे रख दिया था चूल्हे पे। और इसके अंदर मैंने देखिए एक स्टैंड रखा हुआ है मेरे पास, ये जो चावल छानने वाला छानना है ना, मैंने इसे एज ए स्टैंड यूज़ किया हुआ है। आप चाहें तो कोई सा भी प्लेट कटोरी उल्टी करके स्टील के अंदर रख के एज ए स्टैंड यूज़ कर सकते हैं, अगर ना हो कोई स्टैंड तो। इसके अंदर रख दिया है मैंने केक को, इसे मैंने कवर कर दिया है, ऊपर मैंने वेट रख दिया थोड़ा, और इसे मैं बेक करूँगी तकरीबन 40 से 45 मिनट तक। बिल्कुल ऐसे जैसे चावलों को दम लगाते हैं ना, उतनी आंच होनी चाहिए आपके पतीले के नीचे केक मोल्ड रखने के बाद। तो यहाँ पे तकरीबन मुझे 50 मिनट लग गए थे इस केक को बेक करते हुए। टाइम थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, आपके 10 मिनट ज़्यादा भी लग सकते हैं, कम भी लग सकते हैं, ये आपकी गैस के प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो इसलिए आपने चेक कर लेना है, अगर आपको लगे कि केक अभी नहीं हुआ बेक तो दोबारा से 10 मिनट के लिए मज़ीद बेक कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए जी मैं इसे 50 मिनट के बाद चेक कर रही हूँ। तो ये देखिए केक टेस्टर को जब मैं या टूथपिक के साथ आप इसे चेक कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियर है, इसके साथ कुछ भी चिपका हुआ नहीं है। अगर इसके साथ कुछ मटेरियल लगा हुआ हो या चिपका हुआ हो तो इसका मतलब है कि आपका केक अभी बेक नहीं हुआ, कच्चा है अंदर से, तो आपने इसे दोबारा से बेक कर लेना है। तो यहाँ पे केक हमारा बेक हो चुका था, उसे मैंने रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए। तब तक हम इसके लिए अगला स्टेप देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने कैरामल सॉस जो यूज़ की है मैंने आपको दिखा दी है।
आधा कप ली है मैंने। आप होममेड कैरामल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास यही अवेलेबल थी तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। वैसे मैं होममेड भी यूज़ कर लेती हूँ, उसका भी अच्छा टेस्ट आता है। 200 ml वाला क्रीम का ये पैकेट मैंने लिया है, फ्रेश क्रीम जिसे डेयरी क्रीम कहते हैं। ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर, और अब साथ में इसमें डाल दूँगी आधा लीटर दूध, जो कि स्टील का एक बड़ा गिलास देखें भर के मैंने लिया है। तो ये है जी 3 मिल्क केक डेज़र्ट का मेन इंग्रेडिएंट कि आपने ये वाला दूध रेडी करना है 3 चीज़ों के साथ। एक इसमें क्रीम जाएगी, एक इसमें जाएगी कैरमल सॉस, और तीसरा इसमें जाएगा दूध। तो ये बन गया जी 3 मिल्क केक का डेज़र्ट का जो हमने इसके अंदर यूज़ करना है। इसीलिए इसे 3 मिल्क कहा जाता है कि इसके अंदर 3 चीज़ें ऐड की जाती हैं जी इसके दूध के अंदर। अच्छी तरह से मिक्स करके अब आपने इसे चूल्हे पर रख के एक उबाल दिला लेना है। तो यहाँ पे देखिए इसमें एक उबाल आ चुका था। फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे दूध को, क्योंकि हमने इसे नीम गर्म यूज़ करना है, बहुत तेज़ गर्म यूज़ नहीं करना। तो चलिए जी, दूध को जब तक ठंडा होता है तब तक हम केक का स्पंज चेक कर लेते हैं, जो कि ठंडा हो चुका है। तो एक छुरी की मदद से आपने इस तरह से ना इसके किनारे पहले फ्री कर लेने हैं। चारों तरफ किनारों पे ना आपने इस तरह से नाइफ़ के साथ इसे अलग कर लेना है। उसके बाद देखिए इसे मैंने उल्टा किया है तो कितने आराम से केक में से निकल आया है, केक मोल्ड में से ये। और माशाल्लाह से देखिए कितना सॉफ्ट, कितना स्पंजी बन के तैयार हुआ है। तो बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी ये केक होता है। तो इसे आपने ना बहुत केयरफुली हैंडल करना है। गरम गरम निकालने की कोशिश करेंगे ना मोल्ड में से तो टूट जाएगा ये। सेंटर से देखिए मैंने इसके 2 स्लाइस काट लिए हैं, और यहाँ पे आप इसकी सॉफ्टनेस चेक करें, देखें मुड़ रहा है, कितना स्पॉन्जी है और कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। अब क्योंकि हमने 3 मिल्क केक बनाना है तो इसे किसी कंटेनर के अंदर रेडी किया जाता है। तो मेरे पास यहाँ पे ये वाले कंटेनर थे डिस्पोजेबल। मैंने इनका साइज़ जो है ना उसको रख के केक के ऊपर चेक किया है, तो मुझे थोड़ा सा साइज़ इनका छोटा लग रहा है। तो मैं इसके कॉर्नर्स जो है ना इस तरह से इसके जितने भी किनारे हैं इन सबको रिमूव कर दूँगी छुरी की मदद से, ताकि ये इस डिश के अकॉर्डिंग हो जाए। आप इसे किसी भी शीशे की डिश में, किसी ट्रे में, किसी भी चीज़ में सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके किनारे काट लिए थे मैंने, तो ये बिल्कुल परफेक्टली अब फिट हो गया था इस कंटेनर के अंदर। तो इस तरह से मैंने इन दोनों कंटेनर्स के अंदर सेट कर लिया था। आप इस रेसिपी को सिंगल भी कर सकते हैं, यानी इसे हाफ़ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे डबल रेसिपी बना रही हूँ। तो ये देखिए जी, इस तरीके से आपने कंटेनर्स के अंदर इस स्पंज को सेट कर लेना है। और अब यहाँ पे जो हमने इसके लिए दूध तैयार किया था 3 मिल्क वाला, वो काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है, यानी नीम गर्म सा था। तो इसको अब आपने इस तरीके से डाल देना है इसके ऊपर। थोड़ा सा दूध हम बचा लेंगे क्योंकि एंड पे इसे इसी के साथ सर्व किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से आपने इसे डाल के इसे सोक कर देना है, और उसके बाद अब आपने इसको रख देना है फ्रिज के अंदर 7 से 8 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से दूध को सोक करे और ठंडा ठार केक हो जाए। चलें जी, 6 से 7 घंटे के बाद मैंने इस केक को फ्रिज से निकाल लिया है, और ये देखिए माशाल्लाह से इसने सारे के सारे दूध को सोक कर लिया था और बहुत सॉफ्ट और ज़बरदस्त बन के तैयार हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर मैंने ली है विपिंग क्रीम, जिसे मैंने विप करके पाइपिंग बैग में भर लिया था। इस तरीके से मैं इसे क्रीम के साथ कवर कर लूँगी। तो आपने विप क्रीम को विपिंग क्रीम में यूज़ कर रही हूँ। तो आप कोई सी भी विपिंग क्रीम जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसे आपने अच्छे तरीके से विप करना है। विप करने के बाद आप चाहें तो उसे पाइपिंग बैग में फ़िल कर लें, ना हो पाइपिंग बैग तो आप इसे हाथ से भी लगा सकते हैं स्पैचुला की मदद से। तो बस ये देखिए इस तरीके से आपने लगा के इसकी सरफेस को क्लियर कर देना है और क्रीम को इसके ऊपर इस तरीके से लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए जी, विपिंग क्रीम के साथ मैंने इन दोनों बॉक्सेस को कवर कर लिया था सरफेस को ऊपर से। अब इसके ऊपर आपने छुरी के साथ ना इस तरह से स्लाइस, जितने आपने स्लाइस बनाने ना उस हिसाब से आपने कट्स लगा लेने हैं। आप 2x2 के भी लगा सकते हैं, 3x3 के भी लगा सकते हैं। जितने जितने स्लाइस आपने काट के अपनी फैमिली को सर्व करने हैं ना, उस हिसाब से आपने इसके ऊपर ना पहले से निशान लगा लेने हैं। तो ये देखिए कटिंग मैंने कर ली थी। अब मैंने यहाँ पे लिया है कैरमल सॉस। मेरे पास इस वक्त 2 किस्म की सॉस थी, तो मैंने दोनों के साथ ही इन्हें इस तरह से डेकोरेट कर लिया था। थोड़ा सा जिग-जैग इस तरह से डिज़ाइन बना के आप इसके ऊपर लगा लें, या आप जैसे चाहें इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं कैरमल सॉस के साथ, या नोज़ल वर्क भी कर सकते हैं क्रीम के साथ, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे देखिए जी, हमारे बेहतरीन 3 मिल्क केक डेज़र्ट बन के तैयार थे। तो और इस तरीके से आपने इस केक के स्लाइस को निकालना है। ऐसे ही आपने सर्व करना है। जब आपने कोई भी आपके घर में दावत हो, आप मेहमानों के लिए बना रहे हैं, फैमिली के लिए बना रहे हैं, तो इस तरीके से ही आपने इसका स्लाइस निकाल के इसे प्लेट में रखना है। और जो थोड़ा सा दूध हमने बचाया था 3 मिल्क वाला, उसे आपने 1 से 2 टेबल स्पून साथ इस तरह से डाल देना है प्लेट के अंदर, और फिर आपने ये देना है मेहमानों को। तो ये देखिए इसकी लुक चेक कीजिए, माशाल्लाह से इतना क्रीमी, इतना रसीला, मुंह में डालते ही यकीन करें घुल जाने वाला ये केक था, और बहुत टेस्टी बन के तैयार हुआ था।
बहुत पसंद आया था मेरे बच्चों को, फैमिली को भी इसका टेस्ट, और मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। अच्छा जी, मीठा तो हो गया हमारा शानदार। अब हम तैयार कर लेते हैं ये ज़बरदस्त किस्म का चाट प्लेटर, जो कि हर दावत की शान होता है। आप इसे एज ए सैलड सबसे पहले सर्व कीजिएगा तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा आपको खाकर। ये रेसिपी देख लेते हैं। पहले हम चना चाट तैयार करेंगे, तो उसके लिए मैंने 2 कप लिए हैं उबले हुए सफ़ेद चने। चनों को मैंने रात भर के लिए पानी में भिगो दिया था। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून नमक डाल के इनको बॉईल कर लिया था। तो चनों को आपने प्रॉपर बॉईल करना है। तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और चने जो हैं हमारे मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं। तो चनों को आपने मुकम्मल तौर पे गला लेना है। सख्त या फिर कच्चे बिल्कुल नहीं होने चाहिए, वरना चाट मज़े की नहीं बनेगी। एक मीडियम साइज़ का प्याज था जिसे बिल्कुल बारीक काट कर लिया है मैंने, और एक मीडियम साइज़ का ही टमाटर था जिसके मैंने बीज रिमूव कर दिए थे, और बाकी टमाटर को मैंने इस तरह से बिल्कुल बारीक काट लिया था। एक मीडियम साइज़ का खीरा लेंगे और इसे भी छुरी के साथ इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में बारीक काट लेंगे। आधे कप के बराबर ये खीरा था। आधे कप के बराबर ही मैं इसमें ऐड करूँगी जी उबला हुआ आलू। एक मीडियम साइज़ का आलू था जिसे मैंने छुरी से बारीक कट कर लिया था क्यूब्स की शक्ल में। तमाम सब्ज़ियां आपने छुरी से ही कट करनी है, किसी वेजिटेबल कटर वगैरह का यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमें इनका परफेक्ट साइज़ चाहिए, ना बहुत बारीक ना बहुत मोटा। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1/4 कप गाढ़ा इमली का पल्प, या फिर अगर आपके पास इमली की चटनी हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। गाढ़ा ही पल्प लीजिएगा, पतला पानी वाला पल्प आपने यूज़ नहीं करना। 1/4 कप डाल देंगे जी टमाटो केचप। किसी अच्छे ब्रांड की यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छी और टेस्टी चाट बन के तैयार होगी। मैं यहाँ पे ये वाली यूज़ कर रही हूँ। आपको जो भी पसंद हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि मैं इसी के साथ ये चना चाट बनाती हूँ और बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन तमाम चीज़ों को, और अभी इसमें कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एक छोटी सी टिप आपको देती चलूँ कि अगर आप चाहते हैं कि ये चना चाट बेहद टेस्टी बन के तैयार हो, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, तो आपने इसमें कोई भी पानी वाली चीज़ ऐड नहीं करनी। इमली का पल्प भी आपने बिल्कुल गाढ़ा ऐड करना है, या इमली की चटनी ऐड कर लें। टमाटर के भी बीज रिमूव करके फिर उसे यूज़ करना है ताकि पानी ना छोड़े चाट में। 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड कर दिया है मैंने। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। 1/4 टीस्पून काला नमक और हाफ़ टीस्पून रेगुलर नमक ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बस ये सिंपल से मसाले जाएंगे जी इस चाट के अंदर। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद इसके हम एक साइड पे रख देंगे। तो बहुत ही टेस्टी चना चाट हमारी बहुत आसान और सिंपल तरीके से बन के तैयार है। तो व्यूअर्स आपने ज़रूर इसे बना के ट्राई करना है, मज़ा आ जाएगा आपको बनाकर भी और खाकर भी। और रेड लोबिया आधा कप अगर आपके पास उबला हुआ हो तो वो आपने ज़रूर ऐड कर लेना है। मेरे पास इस वक्त नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन आप इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब हम बना लेते हैं जी रशियन सैलड। तो उसके लिए हम लेंगे 1 कप मायोनीज़। तो मायोनीज़ जो है वो आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी अच्छे ब्रांड की यूज़ करेंगे तो बहुत टेस्टी रशियन सैलड बन के तैयार होगा। 1/4 कप मैंने डाल दी है इसके अंदर फ्रेश क्रीम, जिसे हम डेयरी क्रीम भी कहते हैं। पैकेट वाली जो होती है मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं ये वाली यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी पैकेट वाली किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो घर की जो मलाई होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाल देंगे, हाफ़ टीस्पून डाल देंगे नमक, और 3 से 4 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी मैंने ऐड कर दी है। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप 4 से 5 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं। अगर बिल्कुल नॉर्मल मीठा आपको चाहिए तो फिर आप बस 3 से 4 टेबल स्पून ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून ऐड की थी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन तमाम चीज़ों को कि मायोनीज़, क्रीम और ये मसाले जो हैं वेल कंबाइन हो जाएँ, थोड़ी फ्लफ़ी हो जाए क्रीम जो है, इसके अंदर थोड़ी एयर आ जाए। तो आपने इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी क्रीम की मिक्सिंग तैयार करके सबसे पहले आपने इसके लिए ये वाली ड्रेसिंग रेडी करनी है, जो कि इस सैलड की जान है। तो इसके लिए आप मायोनीज़ जो है किसी अच्छी कंपनी की यूज़ करेंगे तो यकीन करें सैलड का टेस्ट बहुत बेहतरीन आएगा। निकम्मी या फिर किसी हल्की कंपनी की यूज़ मत कीजिएगा, तो आपकी सारी मेहनत जो है ज़ाया हो जाएगी, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का सेब लिया था जिसे मैंने इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया था, ये ऐड कर दूंगी। तो सेब आपने यहाँ पे वो वाला इस्तेमाल करना है जो कि बहुत ज़्यादा सख्त या फिर हरे सेब होते हैं, वो वाले नहीं, बल्कि इस तरह का रेड वाला सेब जो कि सॉफ्ट होता है, थोड़ा जूसी किस्म का, वो यूज़ करना है। 1 कप बंद गोभी ऐड कर देंगे, और इसे भी आपने क्रश करके नहीं लेना बल्कि छुरी से इस तरह से काट कर लेना है बारीक बारीक। आधा कप उबले हुए आलू ऐड कर देंगे, इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में आपने आलू को काट लेना है, और आधे कप के बराबर ऐड कर देने हैं। आधा कप ही इसमें सफ़ेद उबले हुए चने ऐड कर देंगे, और चने जो मैंने पहले ऊपर उबाले थे उन्हीं में से बचा लिए थे, वही वाले मैंने यूज़ किए हैं, सॉफ्ट उबले हुए चने। गाजर मैंने ली है, यहाँ पे मैं 2 किस्म की गाजर यूज़ कर रही हूँ, ऑरेंज और रेड। इसे मैंने बॉईल कर लिया था, और देखें इतना उबालना है कि हल्का सा क्रंच इसके अंदर रहना चाहिए, बिल्कुल आपने मलैदा नहीं बना लेना। और उबली हुई गाजर भी मैंने आधा कप के बराबर ली है। मटर के दाने भी उबले हुए लिए हैं आधा कप।
3 टेबल स्पून मकई के उबले हुए दाने यानी स्वीट कॉर्न ऐड किए हैं। ये ऑप्शनल है, अगर हो तो ऐड कर लें, ना हो तो स्किप कर दीजिएगा। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी जी, यहाँ पे अखरोट है मेरे पास, बिल्कुल बारीक मैंने छुरी से काट लिए थे, 3 टेबल स्पून के बराबर। 3 टेबल स्पून काली किशमिश थी, ये ऐड कर देंगे। आप इसमें बादाम भी ऐड कर सकते हैं, पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं और काजू भी ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ अखरोट और किशमिश ऐड की है। आधा कप मैंने डाल दिया है फ्रूट कॉकटेल का, आप चाहें तो सिर्फ पाइनएप्पल भी डाल सकते हैं, आधा कप। ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपको फ्रूट कॉकटेल आपके पास अवेलेबल है तो वो यूज़ कीजिएगा, बहुत मज़ेदार लगता है। नहीं तो पाइनएप्पल भी आप आधा कप इसमें डाल दीजिएगा। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये रशियन सैलड बन के तैयार होता है। तो व्यूअर्स, आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होती है। आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी ये दोनों रेसिपीज़। जब आप एक बार इनको बनाकर खिला देंगे ना, तो यकीन करें आपसे बार बार फरमाइश की जाएगी, जी हमें ये चाट प्लेटर बनाकर आप दें। मिक्सिंग करने के बाद अब इसमें एक चीज़ मुझे और ऐड करनी है, इसलिए आपने रेसिपी को छोड़कर जाना नहीं है। तो छोटी छोटी ये टिप्स हैं जिन्हें आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो यकीन करें कि बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपीज़ बन के तैयार हो जाती हैं। टिप्स को आप लाजमी फ़ॉलो किया करें। तो यहाँ पे आप इसके अंदर कोई भी वेरिएशन कर सकते हैं। जो फ्रूट्स आपको पसंद हैं आप वो ऐड कर सकते हैं, जो नहीं पसंद उन्हें आप स्किप कर सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लाजमी ये चीज़ें डालनी है। जो आपको नहीं पसंद उन्हें आप स्किप कर दें। अब यहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग हो गई थी इसकी। तो ये क्योंकि फ्रूट कॉकटेल के अंदर सिरप होता है, वो सिरप मैंने अभी ऐड नहीं किया था, सिर्फ मैंने छान के फ्रूट कॉकटेल ऐड किया था। तो सिरप के आपने सिर्फ डालने हैं इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून सिरप डालना है। बहुत ज़्यादा सिरप ऐड नहीं करना, वरना पानी पानी सा हो जाएगा और सारी माइनस जो है ना पतली सी होके अजीब सी बन जाएगी। तो बस यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबल स्पून डाल दिया था फ्रूट कॉकटेल का या पाइनएप्पल का सिरप, जो भी आपके पास आप यूज़ कर रहे हैं वो आपने डाल देना है। इससे बहुत अच्छा सा एक टेस्ट आ जाएगा हमारे पूरे सैलड के अंदर। मिक्सिंग कर देंगे अच्छे तरीके से इसकी। और अब इनको सर्व करने के 2 तरीके हैं। अगर आपने दोनों चीज़ें एट ए टाइम तैयार की हैं तो फिर आप इसे प्लेटर की शक्ल में सर्व करेंगे, वरना आप इस तरह से इसे ऊपर से डेकोरेट करें और इसे इस तरह से रशियन सैलड के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है दिखने में, तो खाने में भी बहुत लजीज था। तो यहाँ पे आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कीजिए, माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार हुआ था। और अगर आपने फुल रेसिपी को फॉलो किया है और दोनों चीज़ें तैयार की हैं तो फिर आप इसे रेस्टोरेंट स्टाइल में सर्व करेंगे, जैसा कि शादियों पर रेस्टोरेंट्स वगैरह में सर्व किया जाता है। तो जी एक प्लेटर के अंदर इन दोनों चीज़ों को इस तरीके से सर्व किया जाता है कि एक साइड पर डाल दिए जाते हैं चना चाट और दूसरी साइड पर डाल दी जाती है रशियन सैलड। तो इस तरह से एक प्लेटर तैयार किया जाता है और इसे सर्व किया जाता है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है इस स्टेज पर तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और मिलने जुलने वालों से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। एक बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी सैंडविच बनाने की रेसिपी इंशाल्लाह ताला बेहद टेस्टी बन के तैयार होते हैं। जो एक बार खाएगा दोबारा आपसे ही बनवा कर खाएगा, ये गारंटी है मेरी इस रेसिपी के लिए, क्योंकि बनते ही बहुत मज़ेदार हैं। तो चलिए जी कोल्ड क्लब सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इन सैंडविचेस को बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपके साथ वेजिटेबल्स की कटिंग शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि देखें एक खीरे के साथ तकरीबन 10 से 12 सैंडविच मैं बना के तैयार कर लेती हूँ। तो किस तरह से, तो ये देखिए जी, ये ब्रोनोक वेजिटेबल कटर है, इसकी मदद से मैंने जस्ट एक खीरा कट किया है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बिल्कुल थिन एक जैसे स्लाइस हैं और कितने सारे बन गए हैं। जबकि यही काम अगर आप छुरी से करेंगे, एक तो स्लाइस बड़े छोटे बनेंगे, कोई पतला होगा कोई मोटा होगा और इतने ज़्यादा नहीं बनेंगे और उनकी एक जैसी शेप भी नहीं आएगी। तो ये डिटेल बताने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि सैंडविच के अंदर आपने वेजिटेबल्स की कटिंग किस तरह से करनी है, जो कि आपको इरिटेट ना करे और आपके बच्चे इजीली वेजिटेबल्स को भी खा जाएं, सैंडविच में से निकाल के अलग ना करें। अब मैं टमाटर काट रही हूँ इसी वेजिटेबल कटर की मदद से, और इस वेजिटेबल कटर को यूज़ करने का मुकम्मल डिटेल तरीका मेरे चैनल पे मौजूद है। यूट्यूब चैनल पे इसकी वीडियो आप निकाल के वहाँ से इन वेजिटेबल्स की कटिंग सीख सकते हैं, बग़ैर हाथ को ज़ख्मी किए बिल्कुल सेफ तरीके से। आप इन वेजिटेबल्स को सिर्फ 2 से 3 मिनट लगे हैं और ये देखिए माशाल्लाह से कितने सारे खीरे जिनसे हैं उनके स्लाइस कट गए हैं, टमाटर के स्लाइस कट गए हैं और बंद गोभी देखें बिल्कुल फ़ाइन बारीक चॉप कर ली है मैंने। सिर्फ 1 से 2 मिनट टोटल टाइम लगा होगा। आप जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको सिर्फ इतना ही टाइम लगता है। अब हम इन सैंडविचेस की ड्रेसिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक बॉल के अंदर मैंने 1 कप उबला हुआ चिकन श्रेड करके लिया है। चिकन को मैंने थोड़ा सा नमक डाल के 1 टीस्पून बॉईल कर लिया था, उसके बाद उसके रेशे करके तो मैंने ऐड कर दिए हैं। अब इसके अंदर 1 कप भर के आपने मेयोनीज़ का डाल देना है। मायोनीज़ जो है वो आप किसी भी अच्छी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं।
अब 1 कप भर के मैंने ली है बंद गोभी, जो कि हमने बिल्कुल बारीक क्रश की थी वेजिटेबल कटर की मदद से। तो बिल्कुल बारीक क्रश करके ही बंद गोभी आपने यूज़ करनी है। अब इसके अंदर नमक डाल देंगे 1/4 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून और अच्छी तरह से आपने इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है। सिर्फ इसके अंदर ये 2 इंग्रेडिएंट जाएंगे, नमक और काली मिर्च, और कुछ भी नहीं डालना। तो बेहद मज़ेदार और सॉसी किस्म की ये ड्रेसिंग बन के तैयार होगी कि व्यूअर्स जब आप इसको बनाकर एक बार सैंडविचेस को ट्राई करेंगे ना, तो यकीन करें कि बस खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आप मुझे दुआएं देते रहेंगे कि इतनी ज़बरदस्त किस्म की आसान सी रेसिपी आपको पहले क्यों नहीं पता थी। तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मैंने मिक्सिंग कर ली थी काली मिर्च और नमक को। अब इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून दूध डाला है, क्योंकि इसे हम थोड़ा सॉसी रखेंगे। इसे आपने बिल्कुल ड्राई या हार्ड सा नहीं तैयार करना है, बल्कि थोड़ा सा सॉफ्ट और सॉसी रखना है इसकी कंसिस्टेंसी को। तो इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून दूध डाल दिया है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे दूध के साथ। तो ये देखिए जी, ये सॉसी किस्म की हमारी ड्रेसिंग बन के तैयार है। तो चलिए जी, अब इनकी असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं सैंडविचेस की। और इतनी ड्रेसिंग के साथ आप 8 से 10 सैंडविचेस आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने ये ड्रेसिंग रेडी की है। टमाटर, खीरा और बंद गोभी मैंने आपको पहले दिखा दी थी इनकी कटिंग। साथ मैंने उबले हुए अंडे लिए हैं, उनको भी कट करके रख लिया है। और थोड़ी सी मैंने ली है चिली सॉस 4 से 5 टेबल स्पून, और 4 से 5 टेबल स्पून ही मैंने ली है मायोनीज़। तो चलिए जी, अब इनकी असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं आपको एक सैंडविच बनाकर दिखाऊंगी। आपने सैंडविच ब्रेड ले लेनी है, इसके स्लाइस थोड़े बड़े होते हैं। आप नॉर्मल ब्रेड के साथ भी इसको बना सकते हैं, लेकिन कमर्शियल ये सैंडविच ब्रेड के साथ ही बनाए जाते हैं। यहाँ पे इनके ऊपर मैंने 1-1 टीस्पून डाल दी है चिली सॉस, और इसे इस तरह से आपने स्प्रेड कर लेना है। चिली सॉस को स्प्रेड करने के बाद आपने एक स्लाइस के ऊपर लगानी है ये ड्रेसिंग जो कि हमने रेडी की है। बहुत ज़्यादा आपने मोटी लेयर भी नहीं लगानी और बहुत पतली लेयर भी नहीं लगानी। एक मुनासिब सी लेयर आपने इसके ऊपर लगा लेनी है, और किनारों की तरफ इसे नहीं जाने देना, क्योंकि किनारे हमने एंड पे कट कर लेने हैं, इसलिए किनारों के अंदर अंदर ही आपने इसको सेट करना है। अब इसके ऊपर दूसरा स्लाइस जो है ये रख देंगे, और इसके ऊपर थोड़ी सी मायोनीज़ लगाएंगे। मायोनीज़ लगाने के बाद अब इसके ऊपर हम अंडे लगा देंगे। अंडों को आपने सेंटर में इस तरह से लगाना है, क्योंकि जब हम कट करेंगे तो सेंटर से ये नज़र आएंगे। तो इसलिए आपने इस तरह से एक लेयर 3 जो पीसेज हैं वो सेंटर में, और 2 साइड पे एक अंडा आपने पूरा जो है एक सैंडविच में लगा देना है। उसके बाद आपने दूसरा जो स्लाइस है इसे आपने इस तरह से इसके ऊपर रखना है, थोड़ी सी मायोनीज़ लगाकर। और इसके ऊपर अब हम सेट करेंगे जी वेजिटेबल्स। तो सेंटर में थोड़ी सी बंद गोभी डालेंगे आप लोग, किनारों पे मत डालिएगा क्योंकि किनारे हमने कट करने हैं। खीरे और टमाटर को आपने इस तरह से अरेंज कर देना है। तो ये देखिए बिल्कुल थिन से स्लाइस हैं, कटिंग भी आसानी से हो जाएगी और खाने में भी बहुत मज़े की लगेंगे, इरिटेट नहीं करेंगे आपके बच्चों को। और जो लास्ट वाला स्लाइस है इसके ऊपर भी आपने मायोनीज़ लगाकर और इसको इस तरह से बंद कर देना है। अब यहाँ पे देखिए हमारा एक सैंडविच रेडी हो चुका है। तेज़ छुरी के साथ आपने इस तरह से इसके किनारे काट लेने हैं। तो चारों तरफ से आपने किनारों को इस तरह से काटना है, आरी की तरह आपने छुरी को चलाना है, और नोक वाली साइड को नीचे की तरफ आपने प्रेस करते हुए इन किनारों को काटना है। ऊपर से सैंडविच पे बिल्कुल हल्का सा हाथ रखना है, इसे प्रेस नहीं करना, वरना इसकी शेप जो है वो ख़राब हो जाएगी और ये पिचक जाएगा। और अब इसको सेंटर से किस तरह से कट करना है, तो ये देखिए यहाँ पे आपने जो अंडे लगाए थे ना, तो उस वाली साइड से आपने इसको कट करना है। तो आपने बिल्कुल सेंटर से नोक से छुरी को रखना है और हाथ को बहुत हल्के हाथ के साथ आपने इसे पकड़ना है, ब्रेड को दबाना नहीं है, वरना क्या होगा कि इसकी जो शेप है वो ख़राब हो जाएगी और सारी वेजिटेबल्स वगैरह जो हैं पिचक के बाहर आ जाएंगी। तो आप तेज़ छुरी का इस्तेमाल कीजिएगा, नोक वाली छुरी का। आप इसे 2 पीसेस के साथ भी बना सकते हैं, 3 के साथ भी बना सकते हैं। लेकिन तो ये देखिए जी इसकी लुक माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। इसके अंदर देखिए वेजिटेबल्स भी, अंडे भी और चिकन जो हमने इसके अंदर फिलिंग की है सब कुछ नज़र आ रहा है और बिल्कुल परफेक्ट इसकी शेप आई है। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बस आपने इसे एक बार ट्राई करना है और फ़ीडबैक ज़रूर देना है। तो आज जब मैंने अपने पसंदीदा मेहमानों की आमद पर यह रेसिपी ट्राई की ना, तो सभी के मुंह पर बस एक ही बात थी जी कि हमें रेसिपी चाहिए, हमें रेसिपी चाहिए। तो जनाब रेसिपी हाजिर है, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ बन के तैयार होगी। ना ही चिकन ऑयली और ग्रीसी बनेगा, ना ही इसकी कोटिंग उतरेगी और ना ही इसके क्रम्स पत्थर की तरह हार्ड होंगे। और तो और चिकन में आपको भरपूर टेस्ट मिलेगा और KFC स्टाइल चिकन आप घर पे मक्खन मलाई की तरह नरम, मुंह में घुल जाने वाला बहुत आसानी से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए जी रेसिपी देख लेते हैं इन मज़ेदार से KFC स्टाइल चिकन लेग पीसेस को बनाने की। रेसिपी अगर पसंद आए तो एंड पे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए थे 1 किलो चिकन लेग पीसेस। इसके ऊपर 1 टेबल स्पून नमक और 4 टेबल स्पून सिरका डाल के इसे पानी में डिप करके छोड़ दिया था 5 से 6 मिनट के लिए।
तो जब इस तरह से नमक और सिरका लगा के आप चिकन को छोड़ देते हैं ना, एक तो इसकी सफाई बड़े अच्छे से हो जाती है, तमाम ब्लड वगैरह इसका जो है पानी में आ जाता है और चिकन बिल्कुल साफ़ शफाफ हो जाता है। और दूसरा इसका ये फ़ायदा होता है कि जब चिकन को हम फ्राई करते हैं ना, तो बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर से जो एक्स्ट्रा पानी है चिकन का वो सारा निकल जाता है सिरके की वजह से। तो यहाँ पे सिरके वाले पानी में डिप करने के बाद मैंने इन चिकन लेग पीसेस को एक एक करके खुले पानी के नीचे बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और स्ट्रेनर में डाल के छोड़ दिया था 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि इनका पानी निकल जाए। अब आपने चिकन को सेंटर से गहरा कट लगाना है और ये कट इतना गहरा होना चाहिए कि नीचे हड्डी जो है आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाए। तो सारे चिकन को आपने इस तरह से गहरे कट्स लगा लेने हैं। इस तरह गहरे कट लगाने से एक तो मैरिनेशन बहुत अच्छी होगी, मसाला इसके अंदर तक जज़ब हो जाएगा, और दूसरा ये होगा कि ब्लड वगैरह का आपको बिल्कुल भी इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपने गहरे कट जो है तमाम चिकन में लगा लेने हैं। तो अब हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने 2 अदद अंडे डाल दिए हैं चिकन के ऊपर। साथ ही इसमें डाल देंगे लहसुन का पाउडर हाफ़ टी स्पून, अदरक का पाउडर हाफ़ टी स्पून। लहसुन अदरक का पाउडर ना हो तो आप फ्रेश पेस्ट बिल्कुल बारीक पीस कर ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर डाल देंगे बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून। तो बेकिंग सोडा नहीं बल्कि बेकिंग पाउडर यूज़ किया है मैंने। बेकिंग पाउडर डालने से एक तो चिकन अंदर तक गल के सॉफ्ट और मुलायम बन के तैयार होगा। अब इसके अंदर डाल देंगे नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर या फिर पेपरिका पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1 टीस्पून, ज़ीरा भुना कुटा हुआ डाल देंगे हाफ़ टी स्पून, सफ़ेद सिरका डाल देंगे 2 टेबल स्पून भर के, चिली सॉस डाल देंगे 2 टेबल स्पून भर के, और सोया सॉस डाल देंगे 2 टेबल स्पून भर के। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि हर पीस पे ये मसाला और सॉसेस जो हैं बहुत अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो अगर इसको ओवरनाइट आप छोड़ देंगे ना, तो बहुत बेहतरीन किस्म की मैरिनेशन होगी और बहुत अच्छा रिज़ल्ट और टेस्ट मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप ओवरनाइट नहीं छोड़ना चाह रहे या टाइम कम है तो 4 से 6 घंटे ज़रूर मैरिनेट कीजिएगा। ज़्यादा मैरिनेशन से ही मसाला अंदर तक जज़ब होगा और बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट मिलेगा आपको और ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। तो यहाँ पे इसे कवर करके मैंने फ्रिज में छोड़ दिया था ओवरनाइट के लिए। तो पूरी रात फ्रिज में रखने के बाद नेक्स्ट डे मैं इसकी कोटिंग तैयार कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने आधा किलो मैदा लिया है छान कर। इसके अंदर 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, बेकिंग पाउडर डाल देंगे 1/4 टीस्पून। बेकिंग सोडा नहीं बल्कि आपने बेकिंग पाउडर यूज़ करना है। बेकिंग पाउडर डालने का ये फ़ायदा होगा कि जिसके क्रम्स बनेंगे ना वो पत्थर की तरह हार्ड नहीं होंगे बल्कि क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार होंगे। अब इसके अंदर पेपरिका पाउडर या फिर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून, और अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। तो कोटिंग का मसाला हमारा रेडी है। अब इसको एक साइड पे रखेंगे और एक बॉल के अंदर सादा नलके का पानी आपने साथ में इस तरह से रख लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी, एक तरफ कोटिंग वाला मटेरियल और एक तरफ सादा पानी मैंने ले लिया है। अब आ जाते हैं उस चिकन की तरफ जिसे मैंने रात भर के लिए फ्रिज में रखा था मैरिनेशन के लिए। तो यहाँ पे चिकन की बहुत अच्छी तरह से मैरिनेशन हो गई है। अब इसमें से आपने हर एक पीस को उठाना है और मैदे में इस तरह से कोट करना है कि मैदा इस पीस को चारों तरफ से अच्छी तरह से लग जाए। बट आपने ना तो इसके ऊपर प्रेशर डालना है, ना इसके ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव डालना है, और ना ही इसको मसलना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैदा कोट करने के बाद आपने एक्स्ट्रा मैदा सारा झाड़ लेना है और अब इस पीस को आपने इस सादा ठंडे पानी में डाल देना है। अच्छा, अब आपका ख्याल है कि मैंने इसको पानी में डाला है तो ये सारा मैदा वगैरह उतर जाएगा, तो नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये देखिए मैंने पीस उठा लिया है 5-6 सेकंड के बाद, तो पानी हमारा बिल्कुल साफ़ शफाफ है, कुछ भी नहीं उतरा। अब दोबारा से आपने इसको इसी मैदे के अंदर कोट करना है और अब की बार आपने इसे अच्छे से प्रेशर लगा के मसल के और हाथ से दबा दबा के ये सारी कोटिंग लगाते जाना है, तो ताकि बेहतरीन किस्म के जो क्रम्स हैं ना वो बन के तैयार हों। इस स्टेज पर अगर आपको ये रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और अच्छा सा एक कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी। तो इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरीन और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होगी। आप इसे ट्राई करके मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने 1 लीटर ऑयल को गर्म कर लिया था, तो मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको डीप फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म भी नहीं ऑयल होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं, बस लो मीडियम फ्लेम पे आपने ऑयल को एक दफ़ा थोड़ा गर्म करना है। उसके बाद इस तरह से आपने इनको डबल कोटिंग करके क्रम्स देखिए कितने बेहतरीन बन रहे हैं, और इसे फ्राई करने के लिए आपने कढ़ाई में डालते जाना है। तो एक वक्त में तकरीबन 3 पीसेस जो हैं मेरे इस कढ़ाई में एडजस्ट हो रहे थे। तो बस आपने ओवरलोडिंग नहीं करनी, जितने पीस इजीली इसमें डीप फ्राई हो सकते हैं उतने ही अपने बर्तन के हिसाब से डालिएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि छोटी कढ़ाई या फिर कोई डीप पैन जो है वो इस्तेमाल करें आप फ्राइंग के लिए, ताकि ये इसमें अच्छे से डिप हो जाएं।
तो 2 से 3 मिनट तो आपने इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना, बिल्कुल भी इसकी साइड को चेंज नहीं करना और इसे बिल्कुल भी नहीं हिलाना ताकि इसकी कोटिंग वगैरह बिल्कुल ना उतरने पाए। तो 2 मिनट के बाद आपने इसकी साइड को इस तरह से चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसकी लुक चेक करें, कितने शानदार क्रम्स जो हैं वो सेट हो गए हैं। तो अब 2 मिनट तक ही आपने इसको साइड को चेंज करके दूसरी साइड से भी इसे पका लेना है। थोड़े देखें क्रम्स वगैरह सेट हो गए हैं। अब आपने इसे कवर कर देना है और लो मीडियम फ्लेम पे 7 से 8 मिनट इसे पकने देना है। तो यहाँ पे 6 से 7 मिनट के बाद कवर को हटा देंगे और यहाँ पे माशाल्लाह से चिकन जो है हमारा अंदर तक गल चुका है। अब 3 से 4 मिनट थोड़ा फ्लेम को तेज़ करेंगे और इसे उलट पुलट करते हुए फ्राई कर लेंगे यहाँ तक कि इस पर प्यारा सा कलर आ जाए। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट लग जाते हैं इसको पकाते हुए। तो कवर करके 7 से 8 मिनट पकाएंगे ना तो सॉफ्ट और जूसी चिकन बनेगा जो कि मुंह में डालते ही घुलता जाएगा और बाहर से एकदम क्रिस्पी क्रंची और अंदर से इंतहाई सॉफ्ट बन के तैयार होगा। तो ये लीजिए जी, इसे डिश आउट कर लेंगे। इसे आप फ्रेंच फ्राइज़ के साथ, टमाटो केचप के साथ खाने के लिए जब पेश करेंगे ना दावत में, तो यकीन करें मेहमान आपसे रेसिपी पूछ कर जाएंगे और पूछेंगे कि किस रेस्टोरेंट से मंगवाए हैं आपने ये फ्राइड चिकन पीसेस। तो यहाँ पे मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, क्रम्स बिल्कुल भी पत्थर की तरह हार्ड नहीं है बल्कि बहुत ही क्रिस्पी से हैं और अंदर से चिकन देखिए कितना सॉफ्ट और कितना जूसी है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा गर्म था लेकिन फिर भी मैं आपको चेक करवा रही हूँ। रेसिपी को ट्राई करके फीडबैक देना मत भूलिएगा। स्टीम रोस्ट बनाने का इंतहाई लजीज और बहुत ही आसान सा तरीका शेयर करूँगी, वो भी प्रेशर कुकर में। अगर आपने आज से पहले नहीं बनाया है या आपको नहीं बनाना आता स्टीम रोस्ट, तो आपने इस रेसिपी को देख लेना है और पूरा फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह ताला मक्खन मलाई की तरह नरम और इंतहाई लजीज जूसी स्टीम रोस्ट बन के तैयार होगा और वो भी बेहद आसान तरीके से। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे स्टीम रोस्ट बनाने के लिए आपने बीफ या फिर मटन का गोश्त, दोनों में से जो भी हो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप रान भी रोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 किलो के करीब लिया था बीफ और इसके ऊपर मैंने 1 टेबल स्पून भर के नमक छिड़क दिया था। अब मैं इसके ऊपर सिरका डाल दूँगी, सफ़ेद सिरका। आधा कप के बराबर मैंने सिरका डाल दिया है और ये मेरा होममेड सिरका है। इसकी रेसिपी चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से देख के थोड़े से बजट के अंदर सिर्फ 20 रुपये में 1 लीटर की बोतल सिरके की तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मतलब ये कि ये खालिस सिरका बन के तैयार होता है और इसका असर बाज़ार वाले सिरके से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे नमक और सिरका डालने के बाद मैं इसे हाथों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, जो कि स्टेप मुझसे हो गया है स्किप। मतलब ये कि वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी, मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई थी। लेकिन दोनों हाथों के साथ मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली थी नमक और सिरके के साथ गोश्त की। और अब इसको छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। तो नमक और सिरका लगाने से ये होगा कि जो गोश्त का रेशा दांतों में फंसता है वो नहीं फंसेगा, गोश्त का रेशा इंतहाई सॉफ्ट हो जाएगा और जो एक गोश्त की ख़ास स्मेल आती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसे कवर कर दिया था और आधे घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ दिया था काउंटर पे। तो यहाँ पे आधा घंटा हो गया था नमक और सिरका लगा के गोश्त को छोड़े हुए। तो मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए कितना सारा पानी जो है रिलीज़ कर दिया है गोश्त ने और इसके साथ ही गोश्त की सारी स्मेल भी ख़त्म हो जाती है। तो अब आपने क्या करना है, इस गोश्त को खुले पानी के साथ 2-3 पानी अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है और इसको एक स्ट्रेनर में डाल के 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि गोश्त का सारा एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो यहाँ पे अब इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने लिया था 1 कप दही, क्योंकि 1 पाव दही के बराबर था। अब इसके अंदर अजवाइन हाथ से मसल के ऐड कर दूंगी ½ टीस्पून के बराबर। तो अजवाइन ज़रूर ऐड कीजिएगा, एक तो हाजमेदार होती है, दूसरा गोश्त की स्मेल को ख़त्म करती है। अब इसके अंदर डाल देंगे चिली सॉस, जो कि मैंने डाल दी है 2 टेबल स्पून भर के। सोया सॉस डाल दी है 2 टेबल स्पून भर के और टमाटो केचप ऐड की है 4 टेबल स्पून भर के। मैं टमाटो केचप ऐड कर रही हूँ, कोई चिली गार्लिक सॉस या चिली गार्लिक केचप आपने ऐड नहीं करनी, सिंपल टमाटो केचप आपने 4 टेबल स्पून ऐड कर देनी है। सिरका 2 टेबल स्पून ऐड कर दूंगी, अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं 2 टेबल स्पून। लहसुन का पाउडर ऐड कर दिया है 1 टीस्पून और अदरक का पाउडर ऐड कर दिया है ½ टीस्पून। लहसुन अदरक के पाउडर की जगह आप फ्रेश पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं लहसुन अदरक का 2 टीस्पून के बराबर। नमक डाल देंगे 1½ टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे ½ टेबल स्पून और तिक्का मसाला या फिर तंदूरी मसाला, दोनों में से जो भी चीज़ आपके पास हो आपने 1 टेबल स्पून भर के ऐड कर देनी है। धनिया पाउडर डाल देना है 1 टेबल स्पून। लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है 1 टीस्पून। हल्दी डाल देंगे 1 टीस्पून और गरम मसाला पाउडर डाल देंगे 1 टीस्पून भर के। अब इसमें 2 चुटकी के बराबर मैंने फूड कलर ऐड कर दिया था। अच्छी तरह से विस्कर के साथ आपने इसको बीट कर लेना है, मिक्स कर लेना है ताकि दही की तमाम गुठलियाँ और दाने ख़त्म हो जाएँ। यहाँ पे देखिए एक स्मूथ सा पेस्ट जो है हमारे पास रेडी हो गया है। मैरिनेशन के लिए
तो यहाँ पे आप गोश्त को देख लेते हैं जिसे मैंने वॉश करके रखा था। तो ये देखिए इसका रेशा कितना सॉफ्ट हो चुका है। ये नमक और सिरके में जो हमने इसे आधा घंटा छोड़ा था उसकी वजह से है। चलिए अब अगला स्टेप देख लेते हैं। तो यहाँ पे गोश्त को धोने के बाद मैंने स्ट्रेनर में डाल के छोड़ दिया था 20 से 25 मिनट के लिए। उसका सारा एक्स्ट्रा पानी निकल चुका था। अब इस गोश्त को मैं इस मैरिनेशन वाले मसाले के साथ कोट कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए जी सारा जो गोश्त था उसे मैंने कोट कर लिया था इस मैरिनेशन वाले मसाले के साथ। तो अच्छी तरह से आपने मिक्स करते हुए इसकी कोटिंग करनी है कि सारा मसाला हर बोटी पे अच्छी तरह से चारों तरफ से लग जाए। तो अब इस मैरिनेशन किए हुए गोश्त को आप चाहें तो किसी ढक्कन के साथ कवर कर लें या फिर इस तरह से क्लिंग रैप करके फ्रिज में छोड़ दें कम से कम 6 से 8 घंटे के लिए। अगर इसे रात भर के लिए छोड़ेंगे तो इसका बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। मैरिनेशन बहुत अच्छी तरह से गोश्त के अंदर रच बस जाएगी। लेकिन अगर टाइम ज़्यादा ना हो तो 3 से 4 घंटे ज़रूर मैरिनेट कीजिएगा। तो यहाँ पे तकरीबन 6 घंटे गोश्त को फ्रिज में रख के मैंने अच्छी तरह से मैरिनेट कर लिया था। तो चलिए अब इसके लिए प्रेशर कुकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर लिया है 1 अदद। इसमें डाल दूँगी 1 लीटर के करीब पानी और एक स्टीमर वाली ये जाली जो कि 200-250 रुपये की ईज़िली मिल जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। किसी भी बर्तनों वाली शॉप पे दिखाएंगे ना तो आपको दे देंगे। इसको आपने इसके अंदर रख के चेक कर लेना है कि ढक्कन वगैरह इजीली आपके प्रेशर कुकर का बंद हो जाए गोश्त रखने के बाद। तो यहाँ पे देखिए मैंने जाली को चेक कर लिया था, इसकी हाइट वगैरह का अंदाज़ा लगा लिया था। आपने भी जाली को पानी में रख के ज़रूर से चेक कर लेना है कि पानी जो है स्टीमर वाली जाली से 1 से 1.5 इंच नीचे रहे, जाली को टच ना करे। एक पीस मैंने लिया है एलुमिनियम फॉइल का और इस तरह से जाली को मैंने अच्छी तरह से रैप कर लिया है। अगर आपके पास ना हो एलुमिनियम फॉइल का ये पीस तो आप इसकी जगह पे बटर पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी अच्छी तरह से ये लगाने के बाद मैंने इसके अंदर 2 से 3 सुराख कर लिए थे मुख्तलिफ़ जगहों पे ताकि स्टीम के दौरान जो एक्स्ट्रा पानी गोश्त में से निकले वो नीचे चला जाए और इसके ऊपर खड़ा ना रहे। तो यहाँ पे ये 2 से 3 सुराख आपने ज़रूर से कर लेने हैं और उसके ऊपर रख देना है एक बटर पेपर की बड़ी सी शीट आपने इस तरीके से और उसके अंदर भी आपने 2 से 3 सुराख कर लेने हैं। अब गोश्त जो कि मैरिनेशन के लिए रखा हुआ था इसे आपने इस तरह से इस बटर पेपर के ऊपर सेट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए सारा गोश्त जो है मैंने जाली के ऊपर एडजस्ट कर दिया था बटर पेपर के ऊपर। अब जो मैरिनेशन का मसाला बचा है इसे भी आपने इसके ऊपर ही डाल देना है और इसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्चें और नींबू के स्लाइस जो हैं वो आपने इस तरह से लगा देने हैं। तो बहुत अच्छी खुशबू और अरोमा आता है इनका। अब इस बटर पेपर के साथ आपने अच्छे से गोश्त को कवर कर देना है। इससे ये होगा कि गोश्त के ऊपर पानी जो गिरेगा स्टीम के दौरान ढक्कन में से प्रेशर कुकर के वो इसके मसाले को उतरने नहीं देगा बल्कि मसाला जो है सारे का सारा गोश्त के ऊपर इसी तरह से टिका रहेगा। अब प्रेशर कुकर के अंदर जो 1 लीटर पानी डाला था इसके अंदर मैं थोड़ा सा साबुत गरम मसाला ऐड कर दूंगी। बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी गरम मसाले की थी जो मैंने ऐड की थी। साथ 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। तो बहुत प्यारी खुशबू और अरोमा आता है इन मसालों का हमारे स्टीम रोस्ट में से। अब जो हमने जाली तैयार की है उसके ऊपर जो गोश्त को सेट किया है तो एहतियात के साथ उठा के आपने इसे रख देना है प्रेशर कुकर के अंदर और इसके ढक्कन को आपने ऊपर से बंद कर देना है। तो यहाँ पे चारों तरफ से गोश्त को प्रेशर कुकर के साथ नहीं लगना चाहिए बल्कि जाली के ऊपर ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जी ढक्कन को मैंने बंद कर लिया था। इसे विसल लगा देंगे और चूल्हे पे चढ़ा देंगे जी हाई फ्लेम पे यहाँ तक कि इसकी सीटी बोलने लगे। तो जब इसकी सीटी बोलना स्टार्ट हो जाए तो आपने फ्लेम कर देना है मीडियम लो। तो मीडियम लो फ्लेम करने के बाद आपने 40 से 45 मिनट का टाइम देना है अगर आप बीफ से तैयार कर रहे हैं और अगर मटन से तैयार कर रहे हैं तो 20 से 25 मिनट ही काफ़ी होंगे। तो यहाँ पे 45 मिनट हो गए थे इसको स्टीम होते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो इसकी स्टीम को रिमूव करेंगे और अब इसको चेक कर लेते हैं। तो इस स्टेज पर अगर आपको ये रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मिलने जुलने वालों से और अच्छा सा एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे आपको इस रेसिपी के। तो इसको सर्व कर लेंगे और मैं आपको चेक करवाती हूँ कि कैसे मक्खन मलाई की तरह नरम ये स्टीम रोस्ट बन के तैयार हुआ है जो कि खाने में इंतहाई लजीज था। तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे मैंने इसे डिश आउट कर लिया था। थोड़े से सफ़ेद तिल आपने इसके ऊपर छिड़क लेने हैं जो कि दिखने में तो खूबसूरत लगेंगे ही, खाने में भी बेहद मज़ेदार लगते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको गोश्त चेक करवा दूँ तो ये देखिए अभी ये बहुत गर्म था लेकिन मैं आपको चेक करवा रही हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल मक्खन मलाई की तरह नरम और सॉफ्ट इसका रेशा हो चुका है और हाथ लगाते ही गोश्त टूट रहा है तो मुंह में जाते ही ये घुल रहा था। आई होप कि आज की सारी रेसिपीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। रेसिपीज़ को ट्राई करें तो फीडबैक देना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।